ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारी फीमेल लीड यान के साथ, जो कि अपने घर से भाग रही होती है और वो अपनी फैमिली से कहती है कि वो किसी ओल्ड मैन से शादी नहीं करना चाहती है। यान के मॉम डैड उससे कहते हैं कि वो चाहे या ना चाहे शादी तो उसे करनी ही पड़ेगी, क्योंकि उन लोगों ने उसे 20 साल से पाला है। यान कैसे भी करके अपने घर से भागने लगती है और वो रोड पर आकर गिर जाती है। तभी सामने से काफ़ी सारी कार्स आकर रुकती है और उसमें से हमारा मेन लीड ली बाहर आता है। यान उसे देखते के साथ ही पहचान जाती है, क्योंकि उसके साथ उसने एक बार ब्लाइंड डेट की थी। यान ने उससे मिलते के साथ ही उसे रिजेक्ट कर दिया था, ये बोलकर कि उनकी फैमिली के बीच में काफ़ी डिफरेंस है और साथ ही उसकी एज में भी। वो कह देती है कि वो उनके लिए कोई बेबी नहीं करेगी और वो किसी और को डेट करे। ऐसा बोलते ही वो उसे सॉरी बोलकर वहाँ से चली जाती है और इसी के साथ ही ये फ्लैशबैक यहीं पर ख़त्म हो जाता है। और यान ली से कह देती है कि अब मैं तुम्हें बेबी देने के लिए रेडी हूँ, बस तुम मुझे बचा लो। ऐसा बोलकर यान बेहोश हो जाती है तो ली उसे उठाकर कार में ले जाता है। फिर यहाँ पर यान के मॉम डैड बहुत ही गुस्सा होने लगते हैं, कैसे ये लड़की भाग सकती है, इसके बदले में हमें उस ओल्ड मैन से कितने सारे पैसे मिलने वाले थे और अब ये चली गई तो हमें पैसे कैसे मिलेंगे। दूसरी तरफ ली यान को अपने घर ले आता है, तभी वो उसका हाथ पकड़कर कहने लगती है कि प्लीज मेरे नजदीक ही रहना। तो ली यहाँ पर बैठ जाता है और उससे कहने लगता है कि तुम एक छोटी सी रैबिट हो, समझी, और तुम्हें क्या हो गया है, तुम तो मुझसे पहले बहुत ही डरती थी ना। फिर ली उसे ब्लैंकेट से अच्छे से कवर कर देता है। फिर इसके बाद में जब यान की नींद खुलती है तो वो ली को देखकर सोचने लगती है कि मैं सपना नहीं देख रही हूँ, सच में मुझे मिस्टर ली ने ही बचाया। फिर यान अपने कपड़े देखकर बहुत ही शॉक्ड हो जाती है तो ली कहता है कि फिक्र मत करो, कल रात मेड ने तुम्हारी ड्रेस चेंज की थी। और फिर ली उससे पूछता है क्या तुम्हें कल रात की बात याद है कि तुमने मुझसे क्या प्रॉमिस किया था। तो यान याद करती है कि कल रात उसने उससे बोला था कि वो उसके लिए बेबी देने के लिए रेडी है। फिर वो कहती है कि ठीक है, मैंने जैसा तुमसे प्रॉमिस किया था मैं तुमसे शादी करने के लिए रेडी हूँ। तो ली उससे पूछता है कि और भी कुछ था ना। तो वो कहती है कि हाँ, जैसा कि तुमने मुझे ब्लैंकेट पर कहा था कि तुम्हें बेबी चाहिए तो मैं तुम्हें बेबी भी देने के लिए रेडी हूँ। फिर ली यान के हाथ की चोट पर मेडिसिन लगाने लगता है और ये देखकर यान बहुत ही शॉक्ड हो जाती है और सोचती है क्या सच में ये वही खड़ूस लड़का है जिसके बारे में मैंने रियोमत सुनी थी कि ये बहुत ही डेविल है। क्या ये सच में इतना अच्छा है जो मुझे मेडिसिन लगा रहा है। और फिर मेडिसिन लगाने के बाद ली उससे कहता है कि तुम रेस्ट करो, कल हम दोनों मैरिज सर्टिफिकेट लेने चलेंगे। यान ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। फिर दोनों ही नेक्स्ट डे कोर्ट जाकर मैरिज सर्टिफिकेट लेकर बाहर निकलते हैं और यान सोचती है कि मैंने सच में शादी कर ली, वो भी शहर के रिचेस्ट मैन मिस्टर ली से, जिससे मैं बहुत ही ज़्यादा डरती हूँ। ली उससे कहता है कि तुम मुझे देख क्यों रही हो। वो कहती है कि कुछ नहीं मिस्टर ली, हम घर चलते हैं। तो वो कहता है कि तुम अभी भी मुझे मिस्टर ली कह रही हो, अब तो हमारी शादी भी हो गई है। तो यान उसे हस्बैंड बुलाती है। ये सुनकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और फिर यान का हाथ पकड़कर उसे घर ले जाता है और यहाँ पर सभी मेड इन लोगों का वेलकम करते हैं और इन लोगों को हैप्पी वेडिंग विश करते हैं। फिर ली अपनी मेड आंटी को उसकी जिम्मेदारी देता है कि वो यान का अच्छे से ख्याल रखे। फिर डॉक्टर यहाँ पर आकर यान की रिपोर्ट बताते हैं कि वो हेल्दी नहीं है, उसे प्रॉपर खाना नहीं मिलता। ये जानकर ली बहुत ही गुस्से में आ जाता है कि वैन फैमिली इतनी बेकार है, क्या वो तुम्हें ठीक से खाना भी नहीं देती थी। तो यान कहती है कि एक्चुअली मैं वैन फैमिली की रियल डॉटर नहीं हूँ और मुझे मुश्किल से खाना ही मिल जाता था, यही बहुत बड़ी बात है। फिर ली अपने डॉक्टर को कहता है कि यान के लिए एक अच्छा न्यूट्रिशन प्लान बनाओ। फिर यहाँ पर ली के ग्रैंडपा उसे कॉल करके चिल्लाने लगते हैं कि लास्ट टाइम मैंने तुम्हें इतनी अच्छी ब्लैंक डेट से मिलवाया था और यान कितनी अच्छी लड़की थी, पर तुम उससे भी पहले मीटिंग में ही रिजेक्ट हो गए, इसीलिए अब चुपचाप से मेरी बताई हुई दूसरी ब्लैंक डेट पर जाओ और इस बार रिजेक्ट मत होना। तभी ली अपने ग्रैंडपा को गुड न्यूज़ देता है कि ग्रैंडपा मैंने यान से ही शादी कर ली है। तो यहाँ पर ग्रैंडपा काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं। तभी ग्रैंडपा ली को समझाते हैं कि अब तुम यान को बुली नहीं कर सकते, उसका अच्छे से ख्याल रखना, समझे, नहीं तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तभी यहाँ पर ली कहता है कि ग्रैंडपा आप इस बात की बिल्कुल भी फिक्र मत करो। फिर वो अपने असिस्टेंट को ऑर्डर देता है कि वैन फैमिली को सबक सिखाना है और फिर मिस्टर लू यान को देखते हुए सोचता है कि मैं किसी को भी तुम्हें बुली करने नहीं दूंगा। फिर रात में यान बहुत ही नर्वस हो रही होती है कि आज तो हमारी वेडिंग नाइट है। तभी ली रूम में आते ही यान को बताता है कि मैं शावर लेने जा रहा हूँ। फिर शावर लेकर जैसे ही वो आता है तो वो देखकर बहुत ही नर्वस होने लगती है और अपने आप से कहती है कि मैं इतनी नर्वस क्यों हो रही हूँ, अब तो हम लोग एक लीगल कपल है। फिर ली यान के क्लोज जाने लगता है और वो उससे कहती है कि तुम इतनी जल्दी शावर लेकर आ गए। तो वो उससे कहता है कि तुम मेरा बेसब्री से वेट कर रही थी, इसीलिए मुझे जल्दी आना पड़ा। और फिर वो यान को किस करने लगता है और फिर वो रुक जाता है और कहता है कि अभी तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं है और अभी तुम सो जाओ। फिर यान खुश हो जाती है और वो सो जाती है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि यान अपनी डांस क्लास में पहुंच जाती है और यहाँ पर वो सारी कलीग्स उसे देखकर बातें बनाने लगती है कि आखिर तुम यहाँ पर कैसे आ गई। उन लोगों को भी
पता लग गया होता है कि वो वैन फैमिली की असली डॉटर नहीं है और उन लोगों ने उसे अपने घर से भी निकाल दिया। फिर ये लोग यान से कहने लगते हैं कि तुम्हारी तो शादी किसी ओल्ड मैन के साथ हुई है ना, तो तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम सच में बहुत ही अनलकी हो। यान उन लोगों पर चिल्लाती है कि तुम लोगों को मेरे पीठ पीछे गॉसिप करने का बड़ा ही मजा आता है ना। तो वो यान का मजाक उड़ाने लगती है कि तुम्हें तो किसी ओल्ड मैन ने अपने पास रखा हुआ है, तो बताओ अब तुम्हारी लाइफ कैसी चल रही है। फिर यान उसे एक स्लैप मारती है और कहती है कि मेरे बारे में वापस से ऐसा मत कहना। फिर यहाँ पर डांस अकेडमी का मैनेजर आ जाता है जो बताता है कि अब लीड डांसर चेंज हो गई है और वो वैन फैमिली की असली डॉटर है। फिर यहाँ पर वो लड़की यहाँ पर आकर सभी को हेलो करती है, तो यान शॉक्ड हो जाती है और मैनेजर से पूछती है नेक्स्ट परफॉर्मेंस की लीड डांसर तो मैं होने वाली थी ना। तो मैनेजर कहता है कि लेकिन अब लीड डांसर तुम नहीं बल्कि शिया है, क्योंकि वो वैन फैमिली की असली डॉटर है और उसके डैड हमारे ग्रुप के इन्वेस्टर हैं। फिर शिया यान से कहती है कि इन 20 सालों तक तुमने मेरे मॉम डैड का प्यार लिया है, लेकिन अब तुम मेरी जगह नहीं छीन सकती। फिर यहाँ पर सभी लोग शिया की साइड ले रहे होते हैं और यान को फेक डॉटर कहते हुए उसकी बेइज्जती करने लगते हैं। तो यान भी सभी से कहती है कि मैंने अपनी लीड डांसर की पोजीशन अपनी मेहनत से पाई हूँ, वैन फैमिली की वजह से नहीं। और फिर वो गुस्सा होकर यहाँ से चली जाती है और वो याद करती है कि कैसे अचानक से एक दिन उसके मॉम डैड ने उसे स्लैप मारते हुए बताया था कि वो उसकी सगी बेटी नहीं है और अब उसकी सगी बेटी उन्हें मिल चुकी है, तो अब उन्हें यान की कोई ज़रूरत नहीं है। यान को बहुत ही बुरा लगता है। तब यहाँ पर शिया यान के पास आ जाती है और कहती है कि सिस्टर तुम तो कितनी ज़्यादा अमेजिंग हो जो अपनी शादी से ही भाग गई। क्या तुम्हें डर नहीं है कि मैं अपने मॉम डैड को इस बारे में बता दूंगी कि तुम यहाँ पर आई हो। यान कह देती है कि तुम्हें बताना है तो जाओ बता दो, मैं कोई डरने वाली नहीं हूँ और वो लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। तुम जाकर अपने मॉम डैड से कह देना कि अगर उन्होंने मेरे साथ कुछ भी करने की कोशिश की तो उनके साथ अच्छा नहीं होगा। तभी यहाँ पर वो कहती है कि अच्छा तो तुम ये कहना चाहती हो कि तुम्हारे पास कोई बेगर है जो तुम्हारी हेल्प कर रहा है, तो मुझे बिल्कुल बिलीव नहीं हो रहा। तो यहाँ पर यान कहती है कि तुम्हें बिलीव करना है तो करो वरना मत करो। ऐसा बोलकर वो जा रही होती है। तो शिया कहती है कि देखना एक दिन मैं तुमसे सब कुछ छीन लूंगी और तुम्हारी सारी चीज़ें मेरी होगी। तो यान भी कह देती है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो तुम मुझसे नहीं छीन सकती। ऐसा बोलकर वो बाहर चली जाती है। तो शिया भी उसका पीछा करती है। तभी यहाँ पर यान को बाहर ली मिल जाता है और वो उसे बताता है कि मैं यहाँ तुम्हें पिक करने के लिए आया हूँ। फिर यान उसकी कार में बैठकर यहाँ से चली जाती है और सिया ये देखकर सोचती है कि आखिर ये कौन सी कार में बैठकर जा रही है। आखिर ऐसे कैसे वैन फैमिली से निकलने के बाद इसे कोई रिच बंदा मिल गया। और ये सोचती है कि नहीं मुझे गलत फहमी हुई है। फिर ये अपने डैड को कॉल करके इस बारे में बता देती है कि मैंने आज सिस्टर को देखी। दूसरी तरफ हम यान को देखते हैं जो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है और वो ली से पूछती है वैसे अचानक तुम मुझे पिक करने कैसे आ गए। अब तभी यहाँ पर अचानक से ड्राइवर ब्रेक मारता है और यान ली के ऊपर गिर जाती है और वो दोनों एक दूसरे को इतना क्लोज पाकर काफ़ी ज़्यादा शाय हो जाते हैं। फिर यान घर आने के बाद इस बारे में सोचती है कि ली उसके साथ बहुत ही अच्छा है तो उसे भी कुछ उसे रिटर्न देना चाहिए और वो सोचती है कि अब मुझे भी एक्टिव होना होगा। फिर वो कुछ कपल फोटोज़ देखती है और अपने आप को समझाती है कि मैं भी ऐसा कर सकती हूँ। फिर रात में ली जब अपने स्टडी रूम में काम कर रहा होता है तभी यान उसे सेड्यूस करने पहुँच जाती है और उसे जाकर हक कर लेती है। तो ली भी उसे किस करने लग जाता है तो यान उसे बीच में रोकती है और फिर नेक्स्ट डे वो सुबह जल्दी घर से निकल जाती है और वो कल की वजह से बहुत ही शाय थी। फिर वो मेड को कहती है कि मिस्टर ली को कह देना कि उसे पिक करने आने की ज़रूरत नहीं है। तभी यहाँ पर यान जब टैक्सी से अपनी क्लास के बाहर पहुँचती है तभी इतने में यहाँ पर कुछ गुंडे आकर उसके सर पर मारकर उसे बेहोश कर देते हैं और उसे किडनैप कर ले जाते हैं। यान को पता चलता है कि उसे किडनैप करवाने वाला और कोई नहीं बल्कि उसके पेरेंट्स होते हैं। तो वो लोग यहाँ पर यान को रस्सी से बांध कर रखे होते हैं और उसे कहते हैं कि अब तुम हमसे भागकर कहीं नहीं जा सकती। यान उन लोगों से कहती है कि आप लोग जो कर रहे हो वो इलीगल है। तो ये लोग कहते हैं कि हम कुछ भी रूल को ब्रेक नहीं कर रहे हैं क्योंकि वैसे भी तुम हमारी बेटी हो, हमने तुम्हें 20 सालों से पाला है। फिर यहाँ पर ये लोग उस ओल्ड मैन को बुला लेते हैं जिसको इन लोगों ने यान को बेचा होता है। तो वो ओल्ड मैन यान को देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और उसे हैरिस करने जा रहा होता है। तो यान कहती है कि मेरे नज़दीक मत आना, मैं मैरिड हूँ और मेरा जो हस्बैंड है वो मिस्टर ली है, इस शहर का रिचेस्ट मैन। यहाँ पर यान की बात पर कोई भी बिलीव नहीं करता और इन लोगों को लगता है कि वो झूठ बोल रही है। ये ओल्ड मैन यान को एक चांटा मारता है और फिर उसे हैरिस करने की कोशिश करता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि ली यान को ढूंढने में लगा होता है और उसे उसकी काफ़ी फिक्र होती है कि वो कहाँ चली गई क्योंकि वो उसका कॉल भी नहीं उठा रही थी। फिर वो जल्दी से यहाँ पर पहुँच जाता है और यान को इन लोगों से बचा लेता है। यान बहुत ही खुश होती है कि वो फाइनली उसे बचाने के लिए आ गया
और फिर मिस्टर ली के गार्ड्स उस ओल्ड मैन और यान के फेक मॉम डैड को मारने लगते हैं और मिस्टर ली यान की आंखें बंद करता है ताकि वो डरे ना। यान के फेक मॉम डैड काफ़ी शॉक्ड होते हैं कि यान सच में मिस्टर ली को जानती है। फिर यहाँ पर ये लोग एक्टिंग करने लगते हैं और यान से कहते हैं कि आखिर हमने तुम्हें 20 सालों से पाला है, तो आखिर तुम हमारे साथ ऐसा कैसे कर सकती हो। यान रोते हुए उसे चिल्लाती है कि आखिर आप लोग मेरे रिलेटिव बनने की कोशिश क्यों कर रहे हो, आप लोग तो मुझे बेच रहे थे ना, तो आप लोग मेरे अच्छे कैसे हुए, और मैं तो आपकी सगी बेटी हूँ ही नहीं और हमारा तो कोई रिश्ता भी नहीं हुआ ना, और अब मैं आपको दोबारा कभी नहीं देखना चाहती। ऐसा बोलकर वो मिस्टर ली के साथ यहाँ से चली जाती है। फिर यान के फेक मॉम डैड काफ़ी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि ऐसे कैसे ये हमसे पीछा छुड़ा सकती है, और अभी तो हमने इससे कुछ फ़ायदा भी नहीं निकाला, और वैसे अब मिस्टर ली को ये जानती ही है, हमें उसे कैसे भी करके पैसे निकलवाने ही होंगे। फिर हम देखते हैं कि मिस्टर ली यहाँ पर यान को अपने घर ले आता है और उसके हाथ में मेडिसिन लगाने लगता है और कहता है कि तुम्हारी फैमिली तो सच में बहुत ख़राब है। फिर यान फिर से रोने लग जाती है तो ली कहता है कि रुको, मैं अभी उन लोगों को मार कर आता हूँ। तो यान उसे रोकती है और कहती है कि तुम मुझे छोड़कर कहीं मत जाओ, और उसका हाथ पकड़ के खींचती है, तभी वो उसके ऊपर गिर जाता है। यान कहती है कि प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाओ, तो वो कहता है कि पहले तुम रोना बंद करो। यान कहती है कि इतने टाइम बाद मुझे कोई इतने अच्छे से ट्रीट कर रहा है, इसीलिए प्लीज़ मुझे छोड़कर मत जाना। तो ली कहता है कि तुम फिक्र मत करो, मैं कहीं नहीं जाने वाला। तो यान खुश हो जाती है और कहती है कि अगर तुम आज टाइम पर नहीं आए होते तो मेरे साथ कुछ भी हो सकता था। तो ली कहता है कि तुम्हें मुझे रिवॉर्ड देना ही चाहिए ना। तो यान उसे किस करने लगती है। फिर इसके बाद ली यान को समझाता है कि आज तुम बहुत ज़्यादा डर गई हो, इसीलिए तुम्हें अच्छे से रेस्ट करना चाहिए, इसीलिए अब सो जाओ। फिर नेक्स्ट डे यान अपने डांस क्लास के लिए जा रही होती है और तभी यहाँ पर उसका एक्स फियांसे जांग उससे मिल जाता है और वो उससे पूछता है कि मैंने तुम्हें इतने सारे कॉल्स किए थे, तुमने क्यों नहीं उठाए। तो यान उस पर चिल्लाती है कि हमारी इंगेजमेंट टूट चुकी है, तुम मुझसे दूर रहो, और वैसे भी तुम ही कह रहे थे ना कि मैं एक फेक डॉटर हूँ, तो तुम्हें तो मेरे साथ एंगेजमेंट तोड़नी थी ना, तो अब तो तुम खुश हो जाओ। पर ये उसे जान ही नहीं देता और कहता है कि तुम तो मुझे लाइक करती हो ना, तो फिर गुस्सा छोड़ दो और मान जाओ। यान उसे एक चांटा मारती है और कहती है कि अब मैं मैरिड हूँ, इसीलिए दोबारा मुझे कभी भी परेशान मत करना। ऐसा बोलकर वो चली जाती है और जांग को बिलीव ही नहीं होता और वो सोचता है कि ये मुझसे झूठ बोल रही है कि वो मैरिड है और ये बस मेरा इंटेंशन पाने के लिए कर रही है, मैं जानता हूँ। फिर यान जैसे ही स्टूडियो में आती है तो उसके टीम मेंबर्स उसे देखकर चिल्लाने लगते हैं कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, देखो तुम्हें फायर कर दिया गया है, तो तुम्हारा यहाँ पर आने का कोई हक नहीं है, और वो लोग उसकी ड्रेस भी खराब कर देते हैं। यान कहती है कि आखिर तुम कैसे कह सकती हो कि मुझे फायर किया जा रहा है, मुझे तो पता ही नहीं है इस बारे में। तभी यहाँ पर मैनेजर आ जाता है और कहता है कि मैं ऑफिशियली अनाउंस कर रहा हूँ कि तुम्हें स्टूडियो से फायर किया जा रहा है। तो यहाँ पर यान कहती है कि आखिर मैनेजर, आप मुझे बिना किसी रीज़न के यहाँ से कैसे फायर कर सकते हैं। तो वो कहता है कि तुम एक छोटी सी एम्प्लॉय हो, तो तुम्हें यहाँ से फायर करने के लिए मुझे कोई रीज़न चाहिए होगा। फिर यान के सभी टीम मेंबर्स उससे कहते हैं कि अब तुम यहाँ से निकल जाओ कि तुम्हें रिप्लेस करने वाली आ चुकी है, अब से शिया हमारे ग्रुप की मेन डांसर होगी, और वैसे भी वो वैन फैमिली की रियल डॉटर है और तुम फेक हो, तुम्हारा यहाँ पर कोई जगह नहीं है। और फिर मैनेजर भी कहता है कि अब तुम चुपचाप यहाँ से निकल जाओ, वरना मैं गार्ड्स को बुलवाऊंगा तुम्हें यहाँ से निकलवाने के लिए, हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं है, अब शिया हमारे डांस ग्रुप की चैंपियनशिप जीतेगी। यान भी उन लोगों को काफ़ी बातें सुनाने लगती है और कहती है कि मैं खुद यहाँ से चली जाऊँगी। फिर हम देखते हैं कि यान यहाँ से जाने के बाद अकेले में ही अपनी डांस प्रैक्टिस करती है। फिर यहाँ पर उसे ली का कॉल आता है, उससे पूछता है कि क्या तुम्हारे काम की छुट्टी हुई, फिर मैं तुम्हें पिक करने आऊँगा। तो यान उसे तुरंत ही मना कर देती है कि नहीं, तुम्हें आने की ज़रूरत नहीं है, और फिर वो कोई बहाना बनाकर जल्दी से फ़ोन को कट कर देती है और फिर वो सोचती है कि मुझे इस चैंपियनशिप को जीतनी होगी। मिस्टर ली यहाँ पर यान की फिक्र करने लगता है और वो अपने असिस्टेंट से उसके बारे में पता करवाता है। असिस्टेंट ली को बताता है कि आज यान का एक्स फियांसे जांग उससे मिलने के लिए कंपनी में आया हुआ था। फिर ली को मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है और वो सोचता है क्या वो अभी भी अपने एक्स फियांसे को लाइक करती है। फिर इतने में यहाँ पर ली के ऑफिस से कोई रिच फैमिली की डॉटर उसे सेड्यूस करने पहुँच जाती है और उसे बताती है कि मैं यहाँ पर शूट करने के लिए आई थी, तो मैं तुमसे भी मिलने आ गई। और वो उसे पुश कर देता है और चिल्लाता है कि आखिर तुम मेरे ऑफिस में कैसे आ गई। और फिर मिस्टर ली का असिस्टेंट यहाँ पर आकर उसे यहाँ से
बाहर जाने के लिए बोलता है। फिर मिस्टर ली जब अपने घर में पहुंचता है तो यहाँ पर यान को सोता हुआ देखकर उसके पैर की चोट पर मेडिसिन लगाने लगता है। तभी वो उठ जाती है और वो बहुत ही खुश होकर उससे पूछती है कि आखिर तुम मेरे साथ इतने अच्छे क्यों हो। तो वो कहता है कि एक दिन तुम्हें पता लग जाएगा। दूसरी तरफ यहाँ पर यान के मॉम डैड परेशान हो रहे होते हैं कि उनकी कंपनी की सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा ख़राब चल रही है और अगर अभी उन्हें पैसे नहीं मिले तो उन्हें कंपनी बेचनी भी पड़ जाएगी, क्योंकि शेयर होल्डर भी उन्हें रोज़ आकर उन्हें परेशान कर रहा है। तभी सिया ये सारी बातें सुन लेती है और चिल्लाने लगती है कि क्या हमारी कंपनी बैंकरप्ट होने वाली है और अब मुझे दुखी वाली ज़िंदगी जीनी पड़ेगी। यानी तो आप लोगों के साथ 20 साल तक अपनी रिच लाइफ जी ली और क्या अब मैं गरीबों वाली लाइफ जीऊँगी। तो उसकी मॉम कहती है कि तुम फिक्र मत करो, उस यान की शादी मिस्टर ली से हो गई तो क्या हुआ, अभी भी वो हमारे कंट्रोल में है, हम उसका फ़ायदा उठाएंगे। फिर वो लोग मिलकर कुछ प्लानिंग करने लगते हैं और फिर नेक्स्ट मॉर्निंग यान को उसकी फेक मॉम का मैसेज आता है और वो उसे बताती है कि मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे अभी भी गुस्सा होगी, लेकिन तुम अपनी असली पेरेंट्स के बारे में जानना चाहती हो ना, तो घर पर आ जाओ, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। फिर यान ये मैसेज पढ़ने के बाद उनके घर पहुँच जाती है और यहाँ पर वो लोग एक्टिंग मूड में होते हैं और वो उससे कहते हैं कि हमारी बेटी घर आ गई, हम लोग बहुत ही खुश हैं। तो यहाँ पर यान कहती है कि एक्टिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं बस यहाँ पर अपने पेरेंट्स के बारे में जानने आई हूँ। तो ये दोनों यान को समझाने लगते हैं कि देखो तुमने मिस्टर ली से शादी कर ली और तुमने उससे ब्राइड प्राइज भी नहीं ली, ऐसे कैसे हो सकता है। तभी वो कहती है कि अब जाकर मुझे समझ आया, आप लोग मुझे यहाँ पर क्यों बुला रहे हो। आपने मुझसे झूठ कहा कि आप मुझे मेरे पेरेंट्स के बारे में बताने के लिए यहाँ पर बुला रहे हो, जबकि आपने मुझे यहाँ पर ब्राइड प्राइज लेने के लिए बुलाया है। ये लोग कहते हैं कि हम क्या ही गलत कर रहे हैं, हमने तुम्हें 20 सालों से पाला है तो हमें कम से कम तुम्हारी ब्राइड प्राइज तो मिलनी ही चाहिए और ये तो फेयर ही होगा। तो यान पूछती है कि आप लोगों को कितने पैसे चाहिए। तो उसकी फेक मॉम कहती है कि पूरे 100 मिलियन। ये सुनकर यान कहती है आप पागल हो गई हैं, ये तो आप लोगों का ब्लैकमेल करना हुआ, आखिर इतने पैसे आप कैसे मांग सकती हो। तो यान की फेक मॉम कहती है कि अगर तुम ये पैसे हमें नहीं दोगी तो हम सभी को इस बारे में बता देंगे कि मिस्टर ली ने हमारी बेटी से शादी कर ली और हमें ब्राइड प्राइज भी नहीं दिया। फिर सोचो सभी लोग उसके बारे में क्या बातें करेंगे। तभी हम देखते हैं कि मिस्टर ली जैसे ही सुबह उठता है और ब्रेकफास्ट करने के लिए आता है तो वो मेड से पूछता है कि यान कहाँ पर है। तो मेड बताती है कि वो अभी ब्रेकफास्ट के बिना ही कहीं बाहर चली गई और बताई भी नहीं। फिर मिस्टर ली परेशान हो जाता है ये सोचकर कि यान उससे कुछ भी चीज़ क्यों नहीं शेयर करती है। फिर वो कंपनी में भी यान के बारे में ही सोच रहा होता है कि तभी उसका असिस्टेंट उसे बताता है कि अभी उसे शेयर होल्डर मीटिंग में जाना होगा। तभी मिस्टर ली अपने असिस्टेंट को रोकता है और उससे पूछता है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। तो वो बताता है कि हाँ बॉस, मैं 3 सालों से अपनी गर्लफ्रेंड को डेट कर रहा हूँ। मिस्टर ली कहता है क्या तुम्हारी गर्लफ्रेंड कभी तुमसे कुछ छुपाती है। असिस्टेंट ये सुनकर शॉक्ड हो जाता है। तो मिस्टर ली कहता है कि मैं अपने बारे में नहीं पूछ रहा हूँ, बस मेरे फ्रेंड के लिए मैं पूछ रहा हूँ। फिर वो उसे समझाता है कि बॉस, रिलेशनशिप में गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड दोनों को ही एक दूसरे से अपनी सारी चीज़ें शेयर करनी चाहिए और अपने सारे क्वेश्चन पूछ लेने चाहिए ताकि कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो। फिर हम देखते हैं कि जब रात में वो घर आती है तो अचानक से सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है और वो देखती है कि मिस्टर ली ने उसके लिए कैंडल लाइट डिनर की सरप्राइज दी होती है और वो पूछता है कि तुम्हें मेरा ये सरप्राइज कैसा लगा। तो यान कहती है कि बहुत ही अच्छा। फिर यान को इतना अपसेट देखकर मिस्टर ली पूछता है कि क्या तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो। तो यान नहीं बताती और कहती है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और फिर वो ड्रिंक करने लग जाती है और सोचती है कि मुझे अपनी इस प्रॉब्लम के बारे में बताकर उसे परेशान नहीं करना चाहिए। और इसे अपसेट देखकर मिस्टर ली तो कुछ अलग ही सोच रहा होता है कि लगता है इसका ब्रेकअप हो गया है, इसीलिए इतनी अपसेट है। फिर मिस्टर ली उसे रोकता है कि इतने ड्रिंक मत करो, पर यान तो ड्रंक हो चुकी होती है और कहती है कि नहीं, अभी तो मैं और ड्रिंक करूंगी। और वो उसके पास आ जाती है और कहने लगती है कि तुम मुझे दो दो क्यों दिखाई दे रहे हो। और वो उसके ऊपर गिर जाती है और कहती है कि वैसे तुम बहुत ही गुड लुकिंग हो। फिर ली यान को किस करने लगता है, पर तभी इतने में वो सो जाती है। फिर वो उसे बेड पर लेटा देता है और सोचता है कि सबसे इम्पोर्टेंट टाइम पर ही सो जाया करती है। अब तभी यान नींद में कहने लगती है कि मैं तुम लोगों को नहीं दूंगी। तो ये सोचता है कि आखिर वो क्या कहना चाह रही है। फिर नेक्स्ट डे यान अपने घर से बाहर निकलती है, तभी उसकी मेड उसे जैकेट लाकर देती है ताकि उसे ठंड ना लग जाए। फिर यहाँ पर उसके फेक मॉम डैड आ जाते हैं और उसे कहते हैं कि ब्राइड प्राइस का क्या हुआ। तो वो कहती है कि वो तो मैं आप लोगों को नहीं देने वाली हूँ। तो वो लोग उस पर चिल्लाने लगती है कि तुम क्या चाहती हो कि मिस्टर ली की रेपुटेशन खराब हो जाए। तभी यान कहती है कि आप लोगों को ब्राइड प्राइस नहीं चाहिए, बस आप लोगों को मुझे बेचना है, वो भी अच्छे प्राइस में। तो ये लोग कहते हैं कि हमने तुम्हें इतने
सालों से पाला है, तुम्हारे ऊपर इतना पैसा खर्च किया है, तो तुम्हें नहीं लगता कि हमें रिटर्न में कुछ मिलना चाहिए? यान कहती है कि आप लोग फिक्र मत करो, मैं आप लोगों के सारे पैसे आपको रिटर्न कर दूंगी। तो उसकी फेक मॉम कहती है कि तुम बताओ मुझे कैसे पैसे दोगी, तुम्हें तो तुम्हारे डांस ग्रुप से भी निकाला जा चुका है, तो अब तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आएंगे? तभी यहाँ पर यान की मेड जल्दी से जाकर ली को कॉल कर देती है और बताती है कि मिस्टर ली, यहाँ पर मैडम को कुछ लोग परेशान कर रहे हैं। यान उन लोगों से कह देती है कि मैं आप लोगों को पैसे तो आपके रिटर्न कर दूंगी, लेकिन ब्राइड प्राइस में मैं एक भी पैसा नहीं दूंगी। तो उसके डैड उसके ऊपर हाथ उठाने चाह रहे होते हैं। इतने में ही यहाँ पर ली आ जाता है और चिल्लाता है कि आप लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ के ऊपर हाथ उठाने की। तो ये लोग मिस्टर ली को देखकर काफी खुश हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारा सन इन लॉ यहाँ पर आ गया। फिर ये लोग उससे कहते हैं कि सन इन लॉ, हम तो बस अपनी बेटी से मजाक कर रहे थे। ली कहता है कि लगता है लास्ट टाइम मैंने आप लोगों को काफी पनिशमेंट नहीं दी, इसीलिए आप लोग यहाँ पर फिर से यान को परेशान करने आ गए। फिर ये लोग कहते हैं कि हमारी वैन फैमिली की ये डॉटर है और तुमने इससे शादी की है, तो हमें ब्राइड प्राइस तो मिलना ही चाहिए ना। ली कहता है कि आप लोगों को कितने पैसे चाहिए? तो ये लोग कहते हैं कि यान हमारी प्यारी बेटी है, तो कम से कम हमें इसके 100 मिलियन तो मिलने ही चाहिए। तो ली उन लोगों पर चिल्लाता है कि आप लोगों ने मुझे पागल समझ रखा है, पहले ही आप लोगों ने यान को इतना हर्ट किया और अब उसके नाम पर इतने पैसे लेना चाहते हो। तो फिर यान की फेक मॉम ली को समझाती है कि तुमने हमारी बेटी से शादी की है और हमें ब्राइड प्राइस भी नहीं दिया, तो अगर हम इस बारे में सभी को बता देंगे तो तुम्हारी रेपुटेशन चली जाएगी। तो ली कहता है कि मुझे रेपुटेशन की बिल्कुल भी नहीं पड़ी है। फिर यान इन लोगों से कह देती है कि मिस्टर ली ने मेरी जान बचाई है, मुझे इनसे कोई ब्राइड प्राइस नहीं चाहिए। ये लोग कहते हैं कि तुम्हें नहीं चाहिए तो क्या हुआ, हमें तो चाहिए ना, बिना पैसे लिए हम तुम्हारी शादी नहीं मानेंगे और फिर हम तुम्हें तुम्हारा हाउस होल्डर रजिस्ट्रेशन भी नहीं देंगे, तो तुम क्या करोगी? फिर ली गुस्सा हो जाता है और कहता है कि मुझे ऐसे लोग बिल्कुल भी पसंद नहीं है जो धमकी देते हैं। फिर ये अपने गार्ड्स को बुलाने लगता है। फिर ये लोग डर के यहाँ से भाग जाते हैं कि इन लोगों को मिस्टर ली से पंगा नहीं लेना चाहिए। फिर ली यान को घर लेकर जाता है, उसके बाद इस पर चिल्लाता है कि आखिर तुमने मुझे इस बारे में क्यों नहीं बताई? तो वो कहती है कि मैं बस तुम्हें परेशान नहीं करना चाहती थी। तो फिर वो चिल्लाता है कि तो फिर तुम उन लोगों को अपने आप को ऐसे बुली करने दे रही थी, देखो मैं तुम्हारे पास हूँ, तो फ्यूचर में ऐसे तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम अकेले सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मुझे बता सकती हो। तो यान यहाँ पर रो जाती है और कहती है कि अच्छा हुआ तुम मेरे पास हो। और फिर यान सोचती है कि अब मैं चैंपियनशिप जीत कर इसे सरप्राइज दूंगी। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि यान अपने डांस कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने गई होती है और तभी यहाँ पर जांग आ जाता है और सभी के सामने इसकी बेइज्जती करने लगता है और उससे कहता है कि वो उसे ऐसे नहीं छोड़ सकती है। यहाँ पर यान उसे कितना समझाती है कि वो उससे दूर रहे, पर वो मान ही नहीं रहा होता है। फिर तभी यहाँ पर मिस्टर ली आ जाता है और उसे मारता है और चिल्लाता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी वाइफ को टच करने की, और फिर वो उसे सबक सिखाता है। उसके बाद यान को लेकर वो चला जाता है। जांग सोचता रहता है कि आखिर ये बंदा कौन था। फिर ली की बातें सुनने के बाद सभी को पता लग जाता है। फिर सभी लोग बातें करने लगते हैं कि ये तो मिस्टर ली की वाइफ है और वो अपनी वाइफ से बहुत ही प्यार करते हैं और वो दोनों एक परफेक्ट मैच लग रहे हैं। लगता है ये बंदा ही मिस्टर ली की वाइफ के ऊपर गलत इल्जाम लगा रहा है। फिर जांग को भी बहुत गुस्सा आ रहा होता है और वो सोचता है कि मैं बिलीव नहीं करने वाला, ऐसे कैसे उसकी शादी हो सकती है। यान यहाँ पर ली को समझाती है कि सच में मेरा उसके साथ कोई भी रिलेशन नहीं है और उसकी और मेरी एंगेजमेंट हमारी फैमिली ने अरेंज की थी, मैं तो इसके लिए रेडी भी नहीं थी, इसीलिए अब तुम गुस्सा मत करो, वो खुद ही यहाँ पर मुझे परेशान करने आया था। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि अब मैं उसके साथ कोई भी कांटेक्ट नहीं रखूँगी और उससे बहुत ही दूर रहूँगी। तभी ली कहता है कि वो तो अगर मैंने किसी गार्ड को तुम्हारे ऊपर नज़र रखने के लिए नहीं लगाया होता तो मैं यहाँ पर टाइम पर तुम्हें बचाने के लिए नहीं पहुँच पाता। अगर मैं यहाँ पर नहीं आता फिर तुम बताओ तुम इस प्रॉब्लम से कैसे निकलने वाली थी। और हाँ, तुम मुझे अपने बारे में कुछ भी नहीं बताती हो, तुम यहाँ पर खतरे में थी तो भी तुमने मुझे नहीं बताया, तुमने मुझे समझा क्या हुआ है। और फिर वो सोचता है कि वैसे मैंने भी यान को मिसअंडरस्टैंड कर लिया था। यान उसे मनाने लगती है कि सॉरी, अगली बार से मैं कुछ भी नहीं छुपाऊंगी, तुम गुस्सा छोड़ दो। और वैसे ही बताओ कि तुम्हें कैसे पता चला कि मैं कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रही हूँ, तुम तो सच में बहुत ही अमेजिंग हो और तुम्हें तो सब कुछ पता चल जाता है। फिर यहाँ पर अनाउंसमेंट होने लगती है कि जो भी कॉम्पिटिशन में पार्टिसिपेट कर रहा है वो जल्दी से अंदर पहुँचे, नहीं तो फिर लेट कमर्स को नहीं लिया जाएगा। यान कहती है कि मुझे लेट हो रहा है तो मुझे जाना पड़ेगा। फिर वो इस कंपटीशन के लिए उसे गुड लक विश करता है। फिर यान जब अपना ड्रेस चेंज करने के लिए जाती है तभी यहाँ पर शिया उसे देख लेती है और वो जानबूझकर उसकी ड्रेस को ख़राब कर देती है। फिर यान जब स्टेज पर पहुँचती है तो उसे पता लगता है कि उसकी ड्रेस तो फटी हुई है। फिर वो अपने ऊपर का जैकेट निकाल देती है और अपनी डांस कंटिन्यू करती है और फिर उसका इतना अच्छा डांस सभी को बहुत ही पसंद आता है और जजेस उससे बहुत ही खुश होते हैं। और ये सब देखकर तो शिया बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाती है। फिर जब उसकी बारी आती है तो वो बिल्कुल भी अच्छे से डांस नहीं कर पाती और सभी लोग उसके ऊपर हंसने लगते हैं। फिर यान
इस कंपटीशन में जीत जाती है और उसे अवार्ड मिल जाता है। ये देखकर ली भी बहुत खुश होता है। यान अपने अवार्ड को उसे दिखाती है, पर ली उससे बहुत ही गुस्सा होता है और वो कहती है कि सॉरी, मैंने तुम्हें इस बारे में नहीं बताई कि मुझे डांस ग्रुप से निकाल दिया गया है, वो भी कुछ दिन पहले ही। फिर मिस्टर ली बहुत ही गुस्सा हो जाता है कि तुमने मुझसे और क्या क्या छुपा कर रखा है, देखो मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। यान सोचती है कि आखिर मैं इसे शांत कैसे करूं, और फिर वो उसे किस कर लेती है। और फिर मिस्टर ली भी अपना गुस्सा भूल जाता है और उसे कहता है क्या तुम वापस से डांस ग्रुप ज्वाइन करना चाहती हो तो मैं तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ। तो वो कहती है कि नहीं, मुझे वापस से ज्वाइन नहीं करना, वैसे भी वहाँ पर मुझे कोई पसंद नहीं करता है और मैंने तो चैंपियनशिप जीत ही ली है, तो मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन लोगों को रिग्रेट हो रहा होगा कि उन्होंने मुझे डांस ग्रुप से निकाल दिया। तो ली कहता है कि ठीक है, फिर तुम जो चीज़ करना चाहती हो मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा। फिर यान जब घर पहुँचती है तो सभी मेड उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है और यहाँ पर मिस्टर ली के गेनपा यान से मिलने के लिए आए होते हैं और उसे देखकर वो बहुत ही खुश होते हैं और उसे वेलकम गिफ्ट के तौर पर एक ब्रेसलेट गिफ्ट करते हैं और कहते हैं कि ये हमारी फैमिली का है और अब से ये तुम्हारा हुआ। यहाँ पर यान की वो तारीफ करते हैं कि तुम बहुत ही अच्छी डॉटर इन लॉ हो और तुम बिल्कुल भी फिक्र मत करो, वो वैन फैमिली बहुत ही ब्लाइंड है जिन्होंने तुम्हें घर से निकाल दिया और अब से तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, ये घर ही अब से तुम्हारा घर है। और वो लोग फिर डिनर करने बैठ जाते हैं और गेनपा को यान के लिए बहुत ही बुरा लग रहा था कि वैन फैमिली उसे ठीक से खाना भी नहीं दिया करती थी। फिर वो कहते हैं कि रुको, मैं अभी उसे कॉल करता हूँ और वैन फैमिली को सबक सिखाता हूँ। तभी मिस्टर ली कहता है कि मैंने पहले ही उन्हें बैंकरप्ट कर चुका है। तो ये जानकर गेनपा बहुत ही खुश होते हैं और कहते हैं कि तुमने बहुत अच्छा काम किया। और फिर यान से वो कहते हैं कि तुमने इतने सालों से बहुत सफ़र किया है, लेकिन अब तुम फिक्र मत करो, देखो मैंने तुम्हारे नाम पर बहुत सारी प्रॉपर्टी करी है और बहुत सारे विला भी। यान मना करती है कि गेनपा ये सारी चीज़ें मैं नहीं ले सकती। तो गेनपा कहते हैं कि नहीं, ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए गिफ्ट है। और फिर गेनपा ली से पूछते हैं कि तुमने यान को क्या दिया। तो ली कहता है कि गेनपा मेरी भी सारी प्रॉपर्टी यान की होगी। यान ये सुनकर शॉक्ड हो जाती है। तो वो कहता है कि ये सब तुम्हारे लिए ब्राइड प्राइज है, तो तुम्हें लेना ही पड़ेगा। फिर यान सोचती है कि ली सच में बहुत ही अच्छा है, तो मुझे उसे बेबी देना ही चाहिए। फिर हम देखते हैं कि गेनपा गेस्ट रूम देखकर समझ जाते हैं कि यान और ली दोनों ही सेपरेट रूम में रहते हैं। ये जानकर गेनपा बहुत ही गुस्से में हो जाते हैं और मिस्टर ली पर चिल्लाते हैं कि उन्हें जल्दी से ग्रेजुएशन चाहिए, तो ऐसा वो नहीं कर सकता। तो गेनपा को दिखाने के लिए मिस्टर ली को यान के रूम में आना ही पड़ता है और वो उसे बताता है कि गेनपा हम पर नजर रखे हुए हैं, तो उसे दिखाने के लिए हमें सेम रूम में रहना पड़ेगा। यान भी मान जाती है और गेनपा ये देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। फिर हम यहाँ पर शिया को देखते हैं जो कि बार में जाकर ड्रिंक कर रही होती है और बहुत ही ज्यादा गुस्सा होती है कि उस यान ने मेरी चैंपियनशिप भी मुझसे छीन ली और वो इतनी अच्छी लाइफ भी कैसे जी सकती है, आखिर वो इतनी लकी क्यों है। और फिर वो सोचती है कि ज़रूर वो मिस्टर ली ही है जो यान की हेल्प कर रहा होगा, तभी वो कंपटीशन में जीत गई। तभी एक बंदा उसकी सारी बातें सुन रहा होता है जो कि कोई और नहीं बल्कि ली का दुश्मन होता है। वो यहाँ पर शिया को काफ़ी सारे पैसे देता है और उसके साथ डील करता है कि वो दोनों साथ में मिलकर मिस्टर ली और यान से बदला लेंगे और वो उसकी हेल्प करेगी। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग यान और ली जैसे ही गेनपा के साथ ब्रेकफास्ट करने के लिए आते हैं तो गेनपा इन लोगों को देखकर बहुत ही खुश होते हैं और कहते हैं कि जल्दी से मुझे मेरे ग्रेजुएशन दे दो। वो पूछता है कि गेनपा वैसे आप कितने दिनों के लिए यहाँ पर आए हो। तो गेनपा कहते हैं कि अच्छा, मुझे यहाँ पर आए हुए अभी एक दिन भी नहीं हुआ और तुम मुझे इतनी जल्दी यहाँ से भगा रहे हो, तुम सच में बहुत ही बुरे हो। तो ली कहता है कि गेनपा आपकी वजह से मैं यान को ठीक से डेट नहीं कर पा रहा हूँ। तो गेनपा कहते हैं कि फिर कोई बात नहीं, मैं आज ही चला जाता हूँ, तुम लोगों को डिले नहीं करूँगा। फिर ली यान से पूछता है कि तुम्हारे फ्यूचर प्लान क्या है। तो गेनपा कहते हैं कि हाँ, मुझे याद आया, यान तुम इंटरनेशनल डांस कंपनी के लिए काम करती हो ना। तो वो बताती है कि गेनपा मुझे फायर कर दिया गया है, लेकिन मैं अभी भी अपनी डांस कंटिन्यू करने वाली हूँ क्योंकि मुझे बहुत ही पसंद है और मैं क्लासिकल डांस ही कंटिन्यू करना चाहती हूँ। तो वो दोनों से सपोर्ट करते हैं। यान कहती है कि बस अब मैं अपने घर जाकर अपने अकाउंट बुक लेकर आ जाऊँ, फिर मैं पूरी तरीके से इंडिपेंडेंट हो सकती हूँ। ली कहता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, नहीं तो वो लोग तुम्हें फिर से बुली करेंगे। फिर गेनपा भी कहते हैं कि हाँ, ली के साथ ही जाना। तभी यहाँ असिस्टेंट ली को इस बारे में बताता है कि आज आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है। तभी ली कहता है कि आज का मेरा सारा शेड्यूल कैंसिल कर दो क्योंकि मैं यान के साथ जाने वाला हूँ। तो यान कह देती है कि इसकी ज़रूरत नहीं है, तुम मेरी वजह से अपना काम मत रखो, मैं असिस्टेंट के साथ चली जाऊँगी, तुम अपना काम कर लेना। फिर यान अपनी रजिस्ट्रेशन बुक लेने के लिए असिस्टेंट के साथ अपने घर चली जाती है। यहाँ पर उसकी फेक मॉम उसे काफ़ी सारी बातें सुनाने लगती है और कहती है कि अगर तुम्हें रजिस्ट्रेशन बुक चाहिए
चाहिए तो पहले तुम्हें नील डाउन होना होगा। यान कहती है कि लगता है आप भूल गई हैं कि आप मेरे साथ अगर कुछ भी करने की कोशिश करोगी तो अच्छा नहीं होगा। वो याद करती है कि कैसे उन्हें मार पड़ी थी और ये लोग डर जाते हैं और कहती है कि लेकिन तुम्हारे अलावा यह असिस्टेंट यहाँ घर पे नहीं आ सकता। तो असिस्टेंट यान को मना करता है कि बॉस ने मुझे ऑर्डर दिया है कि मैं आपको एक पल के लिए भी अकेला नहीं छोड़ूं। तो वो कहती है कि तुम फिक्र मत करो, बस मैं रजिस्ट्रेशन बुक लेकर अभी बाहर आऊँगी। फिर यान जब घर के अंदर जाती है तो उसके फेक डैड उससे कहते हैं क्या तुम सच में हमारी फैमिली के साथ सारे नाते तोड़ना चाहती हो। तो यान हाँ कहती है। फिर उसकी फेक मॉम कहती है कि ठीक है फिर चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें देती हूँ। फिर वो खुश हो जाती है कि लगता है ली ने मुझे बिल्कुल सही कहा था कि इस बार ये लोग मुझे सीधी तरीके से दे देंगे। पर ये तो इन दोनों की प्लानिंग होती है और ये लोग यान को बेहोश कर देते हैं और उसे किसी मिस्टर को बेच देते हैं जो कि कोई और नहीं बल्कि ली का दुश्मन होता है। यहाँ पर वो उसे देखकर बहुत ही खुश होता है कि अच्छा तो यही मिस्टर ली की वाइफ है। फिर वो उसकी फोटोज लेकर मिस्टर ली को भेज देता है और उसे परेशान करने लगता है। जैसे ही मिस्टर ली को इस बारे में पता चलता है तो वो तुरंत ही यहाँ पर यान को बचाने के लिए पहुंच जाता है और उस बंदे से बहुत ही फाइट करता है और जल्दी से यान के पास आ जाता है। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब यान की नींद खुलती है तो वो ली को अपने पास देखकर रात का याद करती है कि कल रात उसकी मॉम डैड ने उसे ड्रग्स दिया था। फिर ली भी उठ जाता है और यान को इस बारे में बताता है कि कल रात मैंने तुम्हारी जान बचाई थी, तो बस ये एक इमरजेंसी थी। यान कहती है कि मैं जानती हूँ, तुम्हें बोलने की ज़रूरत नहीं है। फिर इसके बाद जब ली कंपनी जाता है तो असिस्टेंट उसे बताता है कि वो कल रात वाला बंदा भाग गया, वो उसे पकड़ नहीं पाए और उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चल पाया कि वो कौन है। शायद वो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से जानता है। ली ऑर्डर देता है कि उसके बारे में कैसे भी करके पता करो और वैन फैमिली को भी सबक सिखाओ जो उन लोगों ने यान के साथ किया है। फिर मिस्टर ली का असिस्टेंट अपने गार्ड के साथ यान के फेक मॉम डैड के घर पहुंच जाता है और उन लोगों को खूब मारता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि यान अपना खुद का एक नया स्टूडियो ओपन करती है और वो अपने खुद के एम्प्लॉयज़ यहाँ पर रखती है। तभी यहाँ पर यान की पुरानी कलीग्स पहुँच जाती है जो कि उस पर चिल्लाने लगती है और सभी के सामने उसकी बेइज्जती करती है। तो यान उस पर चिल्लाती है कि यहाँ पर उसे बोलने की कोई जगह नहीं है और वो उसे स्लैप मारती है और अपने गार्ड्स को बुलवाकर उसे बाहर निकलवाने को बोलती है और उसे समझाती है कि दोबारा तुम्हें यहाँ एंट्री कभी नहीं मिलेगी। यहाँ पे वो यहाँ से जाने के बजाय जियांग को भी लेकर आ जाती है और सभी को बताती है कि ये यान का एक्स बॉयफ्रेंड है जिसके साथ इसने ब्रेकअप कर लिया क्योंकि इसने एक रिच ओल्ड मैन को फंसा लिया है। तभी तो इसके पास इतने सारे पैसे हैं कि इसने खुद का स्टूडियो भी ओपन कर लिया और चैंपियनशिप भी जीत ली और ये सब उसने उसी पैसों से किया है, उसके पास कोई टैलेंट नहीं है। फिर ये सब बातें सुनकर सभी लोग यान के बारे में ही बातें करने लगते हैं और इन लोगों की बातों पर यकीन कर लेते हैं। यान जांग को 2 स्लैप लगाती है और कहती है कि लगता है तुम्हें अभी भी समझ में नहीं आया और लास्ट टाइम की मार भी तुम भूल चुके हो। वो कहता है कि मैं बस इतना जानना चाहता हूँ कि तुमने किसके साथ शादी की है। अब तभी यहाँ पर ली आ जाता है और इन लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देने लगता है और पूछता है कि तुम लोग मेरे बारे में कैसे र्यूमर्स फैला रहे हो कि मैं 50 ईयर का ओल्ड मैन हूँ। ली को देखकर यान खुश हो जाती है और जल्दी से उसके पास आ जाती है और वो उसे बताता है कि सॉरी, काम की वजह से तुम्हारी ओपनिंग सेरेमनी में मैं आने में लेट हो गया। फिर यहाँ पर ली बहुत सारे महंगे महंगे गिफ्ट लेकर आता है और ये सब कुछ देखकर वो लोग काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं और इन लोगों को भी पता चल जाता है कि ये मिस्टर ली इस शहर का रिचेस्ट मैन है। और फिर ली एक इशारे में यान की कलीग को वहाँ से बाहर निकलवा देता है और ओपन सेरेमनी के बाद ली और यान साथ में डिनर करने जाते हैं और दोनों ही साथ में काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और फिर साथ में घर आ जाते हैं। फिर यहाँ पर यान ली को किस करने लगती है और वो कहती है कि मैं तुम्हें एक बेबी देना चाहती हूँ। ये सुनकर ली को बहुत ही बुरा लगता है और वो सोचता है कि ये तो बस अपना प्रॉमिस पूरा करना चाहती है और वो बताता है कि मैंने तुमसे शादी इसीलिए नहीं की कि तुम मुझे एक बेबी दे सको। यान कहती है कि लेकिन तुमने तो मुझे यही बताया था ना, तुम्हारा मुझसे शादी करने का यही रीज़न है। ये जानने के बाद ली को बहुत ही बुरा लगता है कि यान उसे बिल्कुल भी लाइक नहीं करती और वो उससे पूछता है कि क्या वो उससे लाइक करती है। तो यान भी कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर वो क्या कहना चाहता है। तो वो कहता है कि तुम कभी भी समझ नहीं पाओगी कि मैं क्या चाहता हूँ और ये कहकर वो चला जाता है। फिर नेक्स्ट डे यान अपने स्टूडियो में डांस कर रही होती है और तभी यहाँ पर एक रिच लेडी पहुँच जाती है जिसे यान का डांस बहुत ही पसंद आता है और यहाँ पर वो किसी बंदे को यान का वीडियो बनाते हुए देख लेती है और फिर वो उसे रोकने लगती है। फिर यान इस लेडी का थैंक यू करती है कि उन्होंने उसकी हेल्प करने की सोची। फिर ये लेडी यान की तारीफ़ करती है कि वो बहुत ही अच्छी डांसर है और उसका फ्यूचर
बहुत ही अच्छा होने वाला है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सिया यहाँ पर यान से मिलने के लिए उसके स्टूडियो पहुँच जाती है और चिल्लाने लगती है कि मुझे यहाँ पर यान से मिलना है, पर एम्प्लॉय उसे यहाँ से जाने के लिए बोलती है और गार्ड्स को आवाज़ लगा देती है। फिर जैसे ही यान यहाँ पर पहुँचती है तो वो उससे पूछती है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, देखो मेरा अब तुम्हारी फैमिली के साथ कोई भी रिलेशन नहीं है, इसीलिए यहाँ से निकल जाओ। शिन कहती है कि अच्छी बहन की एक्टिंग करना बंद करो, तुमने अपने गुंडों को भेजा मेरे मॉम डैड को मारने के लिए और अभी वो हॉस्पिटल में एडमिट है, उन लोगों ने तुम्हें पाला है और तुमने उन्हें ये सिला दिया। लेकिन कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर तुमसे इस बात में झगड़ा करने के लिए नहीं आई हूँ, बल्कि तुम्हें ये बताने आई हूँ कि मॉम ने मुझे एक चीज़ दी है जो तुम्हारे पेरेंट्स से रिलेटेड है और मैं वो तुम्हें देना चाहती हूँ। लेकिन अगर वो तुम्हें चाहिए तो तुम्हें मेरे साथ डांस कंपटीशन में शर्त लगाना होगा। अगर मैं डांस कंपटीशन जीती तो तुम्हें नील डाउन होकर मुझसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। और वो कहती है कि क्या तुम पागल हो गई हो, इतनी बार मुझसे हारने के बाद भी तुम मुझसे शर्त लगा रही हो। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि इस कंपटीशन में भी मैं ही जीतूंगी, तुम्हें मुझसे माफ़ी मांगनी पड़ेगी। तो शिया कहती है कि ठीक है और वो डील करके चली जाती है। फिर यान सोचने लगती है कि आखिर इसे क्या हो गया है, ये मुझसे डांस कंपटीशन में फर्स्ट आने के लिए शर्त क्यों लगा रही है और क्या सच में इसके पास कुछ है जो मेरे पेरेंट्स से रिलेटेड है। फिर यान जब घर पहुंचती है तो मेड आंटी उससे कहती है कि मैडम आप फिर से ओवर टाइम वर्क कर रही है, अगर मास्टर को पता लगा इस बारे में तो वो बहुत ही अपसेट हो जाएंगे। तो वो कहती है कि मिस्टर ली कहाँ पर है, तो मेड बोलती है कि वो बिजनेस ट्रिप पर गए हैं। तो यान ये जानकर अपसेट होती है कि वो मुझे बिना बताए बिजनेस ट्रिप पर चला गया और लगता है इस बार वो सच में बहुत ही दुखी है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि डांस कंपटीशन आ जाता है और यान फिर से इस कंपटीशन में जीत जाती है और शिया बहुत ही गुस्सा होती है। फिर इसके बाद यान उसे मिलने जाती है और उसे कहती है कि कंपटीशन ख़त्म होते ही तुम यहाँ से भाग रही हो, तुम भूल गई हो कि तुम शर्त में हार चुकी हो, तो लाओ वो चीज़ जिसकी तुमने बात की थी। तो शिया कहती है कि मैं तुम्हें नहीं देने वाली, वैसे भी हमारी जो शर्त थी वो बोली हुई थी और इसका कोई एविडेंस थोड़ी ना है। ये सुनकर यान गुस्सा हो जाती है और उसे एक चाटा मारती है और कहती है कि जब तक तुम मुझे वो चीज़ नहीं दोगी मैं तुम्हें और स्लैप मारूंगी। फिर शिया को उस जेट पेंडिंग को उसे देना ही पड़ता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि यान को एक जज बात करने के लिए बुलाती है, जो कि कोई और नहीं बल्कि वही लेडी होती है जिसको यान का डांस बहुत ही पसंद आया था और विशु यान को अब्रॉड में कंपटीशन की अपॉर्चुनिटी दे रही होती है ताकि उसका फ्यूचर और अच्छा हो सके। पर यान उस अपॉर्चुनिटी को लेने से मना करती है और वो मिशूस को बताती है कि एक्चुअली मैं अपने हस्बैंड से बहुत ही प्यार करती हूँ और मैं उसे एक बेबी देना चाहती हूँ और ये चीज़ अभी मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। तो मिशू कहती है कि आखिर तुम इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी को कैसे ठुकरा सकती हो। यान कहती है कि मेरे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट मेरा हस्बैंड है और उसने मुझे न्यू लाइफ दी है। फिर यान सोचती है कि ली ने उसे लगता है मिसअंडरस्टैंड कर लिया है। फिर यान मिस्टर शू को बाय बोलकर जैसे ही बाहर निकलती है तभी यहाँ पर वो देखती है कि ली उसके लिए फ्लावर्स लेकर आया होता है। ये देखकर वो उसे जल्दी से हक कर लेती है और बताती है कि मैंने तुम्हें बहुत मिस किया। वो कहता है कि सॉरी, मैंने तुम्हारा शो मिस कर दिया। फिर दोनों ही साथ में घर आ जाते हैं और यान उसके रूम के बाहर खड़ी होती है और सोचती है कि कहीं आज भी वो मुझे बाहर से भगा तो नहीं देगा। ली यहाँ पर यान को देख लेता है और उसे साथ में रूम में ले आता है और कहता है कि अगली बार तुम यहाँ से बाहर खड़ी रहने की ज़रूरत नहीं है, तुम जब चाहो मेरे रूम में आ सकती हो। यान कहती है कि मैं तुम्हारे रूम में नहीं आ रही थी, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी। तो वो कहता है कि तुम कितना झूठ बोल रही हो, देखो कौन आखिर पिलो लेकर बाहर घूमता है। यान कहती है कि सब गलती तुम्हारी है, लास्ट टाइम जब तुमने खुद ही मुझे बाहर निकाल दिया था। तो वो कहता है कि शायद तुमने हमारी मैरिज को गलत समझ लिया है और तुम्हें लगता है कि मैंने बस बेबी के लिए तुमसे शादी की है। तो यान कहती है कि पहली बात तो ये है कि तुमने मेरी बात पूरी सुनी ही नहीं। एक्चुअली मैं तुम्हें बहुत ही ज़्यादा लाइक करती हूँ क्योंकि अभी तक तुमने मुझे बहुत प्रोटेक्ट किया है और तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है और मुझे एक घर दिया, मुझे इतनी अच्छी लाइफ दी, उसके लिए थैंक यू। ली बहुत ही खुश हो जाता है कि यान भी उसे लाइक करती है और दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग जब यान की नींद खुलती है तो मेड उसे बताती है कि मिस्टर ली बहुत जल्दी ऑफिस चले गए क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा वर्कहॉलिक है और हमेशा काम में बिजी रहते हैं। फिर मेड यान को सजेस्ट करती है कि अगर वो उसके लिए ब्रेकफास्ट कंपनी लेकर जाएगी तो वो बहुत ही खुश हो जाएगा। यान को भी ये आइडिया बहुत ही पसंद आता है और वो कहती है कि ठीक है, फिर तुम ली के ब्रेकफास्ट रेडी कर दो, मैं उसकी कंपनी में उसे लेकर जाऊंगी। फिर इसके बाद वो यान को कॉल करके बता देती है कि अभी थोड़ी देर बाद मैं तुम्हारी कंपनी के बाहर पहुंचूंगी तुम्हें सरप्राइज़ देने के लिए। ली हाँ करता है और फिर वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके कह देता है कि मैं अभी फॉरेन मीटिंग के लिए जाने वाला हूँ, तो तुम कंपनी के बाहर मेरी वाइफ को किसी को पिक करने के लिए भेज दो और उसे मेरे ऑफिस में ले आना। फिर असिस्टेंट ये काम मैनेजर को देता है
और फिर हम देखते हैं कि यान स्कूटी लेकर ली के कंपनी के बाहर आ जाती है और जैसे ही वो आगे बढ़ती है तभी यहाँ पर एक कार उसे हिट कर देता है और यान नीचे गिर जाती है और उसके हाथ में काफ़ी चोट लग जाती है और उसका टिफ़िन भी ख़राब हो जाता है। और इस कार में जो लड़की आई होती है वो यान की पुरानी क्लासमेट होती है, जो कि यान को देखते के साथ ही उसकी बेइज्जती करने लगती है और कहती है कि मैंने सुना है कि कॉलेज से निकलने के बाद तुम्हारी फैमिली ने भी तुम्हें घर से निकाल दिया और लगता है कि अब तुम बहुत ही गरीब हो चुकी हो, जो एक डिलीवरी गर्ल बन चुकी हो। अब यहाँ पर यान की वो काफ़ी बेइज्जती की जा रही होती है। इतने में यहाँ पर मैनेजर आता है और वो पूछने लगता है कि आप दोनों में से प्रेसिडेंट की वाइफ कौन है। यान बताने जा रही होती है लेकिन इतने में ही शू कह देती है कि मैं प्रेसिडेंट की वाइफ हूँ। फिर मैनेजर उससे बहुत ही प्यार से बात करने लगता है और कहता है कि मिस्टर ली ने मुझे पर्सनली यहाँ पर आपको पिक करने के लिए भेजा है। यान सोचती है कि ज़रूर ली ने मुझे पिक करने भेजा होगा। फिर वो उसे समझाती है कि ज़रूर उसे कोई गलतफहमी हो गई है, मिस्टर ली ने मुझे पिक करने के लिए भेजा होगा। तो शू यान पर चिल्लाती है कि तुम कितनी ज़्यादा सेमलेस हो जो प्रेसिडेंट की वाइफ बनने की एक्टिंग कर रही हो। फिर मैनेजर भी शू की बात में आ जाता है और यान को चिल्लाता है कि वो एक डिलीवरी गर्ल है और अपने आप को वो समझती क्या है। फिर मैनेजर सेक्रेटरी गार्ड को कह देता है कि तुम इस लड़की से निपटो और इसे अंदर आने मत देना। फिर मैनेजर शू को कंपनी में ले जाता है और यहाँ पर सेक्रेटरी गार्ड यान को परेशान करने लगता है। दूसरी तरफ मैनेजर शू को ली के ऑफिस में ले आता है और बताता है कि प्रेसिडेंट मैं आपकी वाइफ को पर्सनली यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो ली उस पर चिल्लाने लगता है कि तुम किसे मेरी वाइफ कह रहे हो, ये मेरी वाइफ नहीं है। तो मैनेजर यहाँ पर शू से पूछता है कि क्या तुम बॉस की वाइफ नहीं हो। तो वो कहती है कि मुझे लगा कि तुम बस कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो। तो मैनेजर यान के बारे में याद करता है और कहता है कि यानी सच में वो डिलीवरी गर्ल ही सीईओ की वाइफ थी। तो ली उस पर चिल्लाता है कि कौन सी डिलीवरी गर्ल। तो वो कहता है कि बॉस मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, कंपनी के बाहर एक लड़की आई थी जो मुझे डिलीवरी गर्ल लग रही थी और लगता है वही आपकी वाइफ थी। ली बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अब मैनेजर पर चिल्लाता है कि अगर मेरी वाइफ को कुछ भी हुआ ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और फिर ली जल्दी से बाहर यान को ढूंढने जाता है और वो फाइनली यान को ढूंढकर बचा लेता है। और फिर उसके गार्ड्स यहाँ सिक्योरिटी गार्ड और मैनेजर दोनों को पकड़ कर ले जाते हैं और वो उन लोगों को यहाँ से फायर कर देता है। और फिर ली यान को उठाकर ले जाने लगता है और शू को चिल्लाता है कि अब मैं तुम्हारी कंपनी के साथ सारे कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म कर रहा हूँ और अब से तुम्हारा एक्टिंग करियर भी यहीं पर ख़त्म हो रहा है और तुम शुक्र मनाओ कि यान को कुछ भी नहीं हुआ। अगर इसे कुछ हो जाता तो मैं तुम्हारी पूरी फैमिली को नहीं छोड़ता। और फिर ली यान को उठा के कंपनी में ले जाता है और शिया ली का पीछा करती है और उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आता है कि आखिर यान इतनी लकी कैसे हो सकती है कि उसे शहर का रिचेस्ट मैन मिस्टर ली मिल गया। ली यहाँ पर यान को ऑफिस ले आता है और उसे कहता है कि अब तुम फिक्र मत करो, आज जो भी हुआ ऐसा दोबारा कभी नहीं होगा, मैं तुम्हें अब अच्छे से प्रोटेक्ट करूँगा। फिर यान के हाथ पर चोट लगी होती है, इसीलिए ली अपने डॉक्टर को यहाँ बुला लेता है और यान का ट्रीटमेंट करने के लिए कहता है। तभी यान का पल्स चेक करके डॉक्टर इन दोनों को गुड न्यूज़ देता है कि यान प्रेग्नेंट है। तो ये दोनों काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं और फिर यान कहती है कि अभी मैं गिरी थी तो कहीं बेबी को कुछ हुआ तो नहीं होगा। तो डॉक्टर कहता है कि अच्छा रहेगा कि हॉस्पिटल जाके अपना चेकअप करवा लो। फिर दोनों ही हॉस्पिटल से अपना चेकअप करवा के घर आ जाते हैं और गेनपा को जब इस बारे में पता लगता है तो वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाते हैं कि अब वो सच में ग्रेट गेनपा बनने वाले हैं। फिर वो यान को कुछ कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और बताते हैं कि मैंने बेबी के नाम पे ये 10% शेयर कर दिया है। यान उसे लेने से मना कर दिए तो ली समझाता है कि गेनपा इसे बेबी को दे रहे हैं तो इसे ले लो। यान कहती है कि ठीक है और फिर गेनपा इन दोनों की जल्दी से वेडिंग कराने का डिसाइड करते हैं। और फिर यहाँ पर ली यान की तारीफ़ करते हुए उससे थैंक यू करता है कि उसकी लाइफ में आने से सब कुछ बहुत ही अच्छा हो गया। फिर नेक्स्ट डे ली यान को अपने स्टूडियो छोड़ने जाता है और वो कहता है कि अब मुझे काम करना है तो तुम यहाँ से जाओ। फिर इसके बाद इंगेजमेंट पार्टी का दिन आ जाता है और यहाँ पर शिया की मॉम डैड आकर यान की बेइज्जती करने लगते हैं, पर ली इन लोगों को सबक सिखाता है और उन्हें पार्टी से निकलवा देता है। मिस्सू सभी के सामने यान को अपनी मुंह बोली बेटी बना लेती है और उसे बताती है कि मेरी बेटी जिंदा नहीं है तो क्या तुम मेरी बेटी बन सकती हो। तो यान भी मान जाती है और फिर दोनों ही हक करते हैं। फिर लिया और यान घर आने के बाद बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं और नेक्स्ट डे यान कार से कहीं जा रही होती है, तभी रास्ते में कोई कार उनका पीछा करने लगती है और उसका ड्राइवर बताता है कि वो कार इसके पीछे पड़ गई है और इन लोगों के ब्रेक भी खराब हो गए हैं। पर तभी बीच में कोई और कार आ जाती है जिससे यान का एक्सीडेंट होने से बच जाता है। फिर यान जल्दी से कार से बाहर निकलती है और उसे पता लगता है कि यहाँ पर शिया उसे मारने की कोशिश कर रही थी, जो कि अब खुद ही घायल हो चुकी है। और फिर यान देखती है कि उसे जिस कार ने बचाया था उसमें मिशू बैठी थी और उसे काफ़ी ज़्यादा चोट लग गई थी। यान को काफ़ी बुरा लगने लगता है कि मिशू ने उसकी जान बचाई। फिर यान रोते हुए ली को
कॉल करके इस बारे में बताती है और मिशू को हॉस्पिटल लेकर जाती है और इसके बाद वो रोते हुए ली को इस बारे में बताती है कि मिशू ने मेरी जान बचाने के लिए वहाँ अपनी जान की बाजी लगा दी और मैं बस चाहती हूँ कि वो ठीक हो जाए और उन्हें कुछ भी ना हो। तभी यहाँ पर मिशू के डैड पहुँच जाते हैं और जब उन्हें पता लगता है कि यान को बचाने के लिए उसकी बेटी का एक्सीडेंट हो गया था तो वो यान को स्लैप मारते हैं और चिल्लाते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की ये हालत हो गई है। तो ली यहाँ पर उन पर चिल्लाता है कि आखिर वो उसकी वाइफ को ऐसे कैसे मार सकते हैं। यान कहती है कि कोई बात नहीं, मैं ठीक हूँ, वैसे भी मेरी गलती है, मेरी वजह से ये सब हुआ है। फिर यहाँ पर डॉक्टर आकर बताता है कि पेशेंट को ब्लड की ज़रूरत है। तभी यान बताती है कि मेरा भी ब्लड ग्रुप सेम है तो मेरा ब्लड ग्रुप आप ले सकते हैं। ली मना करता है कि तुम्हारी हेल्थ ठीक नहीं है। तो मिशू के डैड चिल्लाने लगते हैं कि तुम्हें ब्लड देना ही पड़ेगा, तुम्हारी वजह से मेरी बेटी की ये हालत हुई है, मुझे तुम्हारी जान की कोई भी नहीं पड़ी। यान मिस्टर ली को समझाती है कि मुझे कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर मिशू को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगी। फिर यान ब्लड भी दे देती है। फिर तभी मिशू को होश आ जाता है और फिर उसके डैड यहाँ पर आकर यान को ब्लेम कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर यान का एक जेट पेंडेंट नीचे गिर जाता है, जिसे देखने के बाद मिशू के डैड को इस बारे में पता लगता है कि ये तो असल में उसकी ग्रैंड डॉटर है। और इसी टाइम पर नर्स आकर ली को बताती है कि आपने जो ब्लड टेस्ट करने के लिए कहा था उसका रिजल्ट पॉजिटिव आ गया है। मिस यान और पेशेंट के बीच में ब्लड रिलेशन है। ये सुनकर वो लोग काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं कि मिशू ही यान की मॉम है। ली कहता है कि मुझे इस बारे में पहले ही शक हो गया था, जब तुमने मुझे बोला था कि तुम्हें अब तुम्हारे पेरेंट्स के बारे में पता लगाना है तो मुझे मिशू के ऊपर शक गया था कि तुम्हारे और उनके बीच काफ़ी ज़्यादा सिमिलरिटीज़ है, तो शायद वही तुम्हारी मॉम है, इसीलिए मैंने नर्स को पहले ही ब्लड टेस्ट करने के लिए कह दिया था। फिर इसके बाद यान की मॉम को होश आ जाता है और वो उसे इस बारे में बता देती है कि वही उसकी बेटी है। यान की मॉम ये जानकर रोने लग जाती है और उन्हें बहुत ही खुशी मिलती है कि यान उसकी बेटी निकली। फिर यान के ग्रैंडपा उससे माफ़ी मांगते हैं कि पहले वो उनसे कितनी बुरी तरीके से ट्रीट करे थे। यान भी उन्हें माफ़ कर देती है। फिर इसके बाद यान की मॉम एक बहुत ही बड़ी पार्टी रखती है जहाँ पर वो अपनी बेटी की अनाउंसमेंट करती है कि उनकी खोई हुई बेटी उसे मिल गई और अब उनकी सारी प्रॉपर्टी की हकदार वही होगी। फिर यान और ली की लाइफ बहुत ही अच्छी चल रही होती है। यान अपनी मॉम के साथ बहुत ही ज़्यादा खुश होती है। ये सभी लोग बाहर शॉपिंग पर आए होते हैं और तभी रास्ते में यहाँ पर ली का दुश्मन आ जाता है और वो जानबूझ के यान को पुश कर देता है ताकि ली का बेबी मर जाए और उसे सबक मिले कि अपने को खोना कैसा होता है। ली के गार्ड्स उस आदमी को पकड़ लेते हैं और ली जल्दी से यान को लेकर हॉस्पिटल पहुंच जाता है और तुरंत ही यान की डिलीवरी होती है और इन लोगों की एक बेटी होती है। फिर ये लोग बहुत ही खुश होते हैं कि यान और बेबी दोनों ही सेफ है और फिर इसी के साथ इस ड्रामे की हैप्पी एंडिंग यही हो जाती है।